देखिए, आज हम लोग सांख्यिकी का जो है शुरुआत करते हैं। सांख्यिकी में जो महत्वपूर्ण पहले तथ्य है उसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है आंकड़ा। सबसे पहले सांख्यिकी में आंकड़ा क्या होता है, आंकड़े, इसका परिभाषा लिखिए। देखो ये क्या होता है, सूचनाओं का यह एक समूह होता है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए एकत्रित किया जाता है। उसी सूचनाओं को हम लोग जो है आंकड़ा कहते हैं। इसका परिभाषा लिखिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए किसी विशेष उद्देश्य के लिए सूचनाओं को एकत्रित करना ही आंकड़ा कहलाता है। मतलब हमें सूचना एकत्रित करना है, उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। जब हम सूचना पूरा एकत्रित कर लेंगे तो हमें जो मिलेगा पूरा सिस्टम, वो क्या हो जाएगा, आंकड़ा, ठीक है। जैसे गांव के सभी व्यक्तियों का नाम लिखना। दूसरा, कक्षा के छात्रों का प्राप्तांक लिखना। गांव के सभी व्यक्तियों का नाम और कक्षा के सभी छात्रों का प्राप्तांक लिखना आंकड़ा, यह आंकड़ा है, ठीक है। तो आंकड़ा क्या होता है, यह एक सूचना होता है जिसको हम लोग नोटबुक पर लिखते हैं, और यह सूचना जो है किसी विशेष उद्देश्य के लिए हो, तो उस सिस्टम को हम लोग जो है आंकड़ा बोलते हैं, ठीक। तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए सूचनाओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, आंकड़ा। सूचनाओं को समूह, जब सूचना का समूह लिखेंगे तो हम जो है सूचनाओं को एकत्र करेंगे, तो उसका जो समूह होगा पूरा, वो क्या होगा, आंकड़ा होगा। जैसे हम बोले गांव के सभी व्यक्तियों का समूह, मतलब व्यक्तियों के नामों का समूह, यह आंकड़ा हो गया। कक्षा के छात्रों के प्राप्तांकों का समूह, वो क्या हो गया, आंकड़ा हो गया। आंकड़े के प्रकार क्या होते हैं, आंकड़ा के प्रकार देखिए ध्यान से। यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। पहला, अवर्गीकृत आंकड़ा, और दूसरा वर्गीकृत आंकड़ा। हाँ, तो देखिए अवर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है, जब प्रेक्षण एक श्रेणी अथवा समूह के रूप में लिखे गए हों, तब उसे
अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। जब प्रेक्षण एक श्रेणी अथवा समूह के रूप में लिखे गए हों तब उसे अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। जैसे ध्यान देखो, यहाँ नाम, यहाँ प्राप्तांक, नाम में ध्यान देखिए, सूरज का प्राप्तांक है मान लो 70, ठीक है। ऋषभ का प्राप्तांक है 75, शनि का प्राप्तांक है 72, ठीक है। और सचिन का है मान लो 80, ठीक। शिवानी का है 72, स्नेहा का मान लो है 81, हाँ ध्यान देखिए। विक्रम इनका है मान लीजिए इनका है 75, अवनीश का मान लीजिए है 80, विकास का है 76, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसमें जो प्रेक्षण होते हैं उसका एक समूह है, इसमें कोई छूटता नहीं है। सभी प्रेक्षण को लिखा जाता है और उसके अंक को लिखा जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत में प्रत्येक प्रेक्षण को क्रम से लिखते हैं, किसी प्रेक्षण को छोड़ा नहीं जाता है। तो ऐसे आंकड़ों को हम जो है अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। हाँ देखिए, वर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है, जब प्रेक्षण और उनकी बारंबारता दी गई हो तब उसे वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। जब प्रेक्षण और उसकी बारंबारता दी गई हो तो उसे क्या कहते हैं, वर्गीकृत आंकड़ा। इसका एग्जाम्पल देख लो ध्यान से। एग्जाम्पल का पहले इसके प्रकार लिखे थे हम लोग। वर्गीकृत आंकड़ों के प्रकार। वर्गीकृत आंकड़ों के प्रकार, यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला सतत वर्गीकृत आंकड़ा, और दूसरा असतत वर्गीकृत आंकड़ा। हाँ तो देखिए, सबसे पहले हम लोग असतत वर्गीकृत आंकड़ा के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं, ठीक है। तो असतत वर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है, असतत वर्गीकृत आंकड़ा। एग्जाम्पल से समझो, इसमें क्या होता है, प्रेक्षण होता है और बारंबारता होता है, नाम उम नहीं होता है ना। जैसे
प्रेक्षण और बारंबारता इसमें होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए ध्यान से, जैसे प्राप्तांक और फिर बारंबारता। प्राप्तांक और बारंबारता। प्राप्तांक जैसे मान लीजिए हम 70 लिखे थे, 70 कितनी बार आया होगा? हाँ, तो ध्यान से देखिए इसमें क्या होता है, जैसे 70 अंक पाने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी? ये माने एक ही बच्चा था जो 70 पाया था, इसलिए 70 की बारंबारता 1। 72 अंक पाने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी? 2। ठीक है। 75 अंक पाने वाले बच्चों की संख्या 2। 76 अंक पाने वाले बच्चों की संख्या 1। 80 अंक पाने वाले बच्चों की संख्या 2। 81 अंक पाने वाले बच्चों की संख्या 1। इसमें क्या होता है कि नाम नहीं होता है, बस प्राप्तांक होता है, उसकी बारंबारता, मतलब प्रेक्षण और बारंबारता। तो प्रेक्षण को हम लोग प्राप्तांक भी यहाँ बोल सकते हैं और चर भी बोलते हैं। ठीक। अच्छा, इसका परिभाषा क्या आता है? जब प्रेक्षण और उनकी बारंबारता दी गई हो, जब प्रेक्षण व उनकी बारंबारता दी गई हो, तब उसे असतत वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। जब प्रेक्षण हो और उनकी बारंबारता, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? असतत वर्गीकृत आंकड़ा। हाँ, देखिए सतत वर्गीकृत आंकड़ा, इसमें क्या होता है, जब प्रेक्षणों का समूह वर्गांतराल के रूप में दिया गया हो या लिखा गया हो, तब उससे हम लोग सतत वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। जैसे देखो अभी हम जो एग्जाम्पल लिए थे, उसमें 77 से 75 हम 5 का अंतराल लिए है ना। अंतराल अपने मन से ले सकते हैं, 10 का, 5 का, 20 का, 50 का, कुछ भी ले सकते हैं। तो 70 और 75, 70 से 75 के बीच अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 3। अच्छा, इसमें 75 वाला नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। और 75 से 80 के बीच में जो अंक पाने वाले बच्चे हैं, उनकी भी संख्या कहे 3 है। 80 से 85 के बीच में अंक पाने वाले बच्चों की संख्या कितना है? 3 है। ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ों को लिखने के लिए हमें काफ़ी समय लगता है, और मतलब समय ज़्यादा लगता है, और वर्गीकृत में उससे कम समय लगता है। और वर्गीकृत में 2 भाग होता है। पहले पहले सुन लीजिए। सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़ों को लिखने के लिए या सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए हमें अधिक समय लगता है। वर्गीकृत में जो असतत होता है उसको लिखने में थोड़ा कम समय लगता है, और सतत को लिखने में और कम समय लगता है। ठीक है। देखिए अगला है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होता है? आंकड़ों का वह आंकड़ों के गुणों के आधार पर ज्ञात किया गया वह निश्चित मान जो संपूर्ण आंकड़े आंकड़ों के गुणों के आधार पर ज्ञात किया गया वह निश्चित मान जो संपूर्ण आंकड़े के बारे में जानकारी देती है, उसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की
माप कहते हैं। ठीक, यह 3 प्रकार का होता है। पहला माध्य, दूसरा माध्यिका, तीसरा बहुलक। माध्यिका से तो माध्य ज्ञात हो जाता है, तो उस आधार पे जो है जो आंकड़ा होता है उसके बारे में पूरी जानकारी होती है। माध्यिका अगर ज्ञात कर लेते हैं हम लोग, तब इस आधार पर भी पूरे आंकड़ों के बारे में जानकारी होती है। बहुलक से भी, ठीक है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है 3 प्रकार की होती है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। हाँ देखिए, माध्य समांतर माध्य ज्ञात करने की विधि। माध्य समांतर माध्य ज्ञात करने की 2 विधि है। पहला है प्रत्यक्ष विधि और दूसरा है हमारा लघु विधि। क्या है? लघु विधि। पहले हम प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, उसके बाद लघु विधि से। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। निम्नलिखित का समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें हम तीन प्रश्न देते हैं। 5, 8, 9, 7 और 6 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है यहाँ चर है, यहाँ बारंबारता है। 2, 3, 4, 5। 2 6 बार, 3 5 बार, 4 2 बार, ये 3 बार का समांतर माध्य ज्ञात करो। तीसरा प्रश्न है वर्ग अंतराल बारंबारता। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और एक ठो और लिख दे रहे हैं 30 से 40। यहाँ 6, 2, 3, 4 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है समांतर माध्य ज्ञात करेंगे प्रत्यक्ष विधि से। किस विधि से? हाँ देखिए, यह अवर्गीकृत आंकड़ा है। कौन आंकड़ा है? हाँ, इसका समांतर माध्य हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान देखो, पहला हल समांतर माध्य बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे संख्या। क्या होगा? योग कितना होगा? 5 धन 8 धन 9 धन 7 धन 6, नीचे 5। 8 5 13 9 22 7 29 6 35 और बटे 5 बराबर 7। तो पहला प्रश्न का ये जवाब हो गया। ठीक है, समांतर माध्यम अवर्गीकृत आंकड़ों का ज्ञात कर लिए हैं। कितना आया है? 7।
हाँ देखिए, यह वर्गीकृत आंकड़ा है, ये दोनों वर्गीकृत आंकड़े हैं ना, यह असतत है और यह सतत है। ठीक है, इसमें जो है इसका समांतर माध्यम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ध्यान से। चर लिखेंगे, बारंबारता लिखेंगे, ठीक, यहाँ आप लिखेंगे चर गुणे बारंबारता। इसको यक्ष बोलते हैं, इसको यफ बोलते हैं, इसको यक्ष गुणे यफ बोलते हैं। ठीक, चर के स्थान पे 2, 3, 4, 5, बारंबारता 6, 5, 2, 3, 6 दूनी 12, 5 तिहाई 15, 4 दूनी 8, 5 तिहाई 15। ठीक है, अब क्या करना है, बारंबारता वाली पूरे को जोड़ना है। सिग्मा इसको एफ बोलते हैं, समेशन ऑफ एफ, सिग्मा एफ। इसको जोड़िए, 6, 5, 11, 2, 13, 3, 16। और इसको भी जोड़ते हैं सिग्मा एफ एक्स, एफ इंटू एक्स। 5, 2, 7, 8, 15, 5, 20, हाथ लगा 2, 2, 3, 5। ठीक, अब समांतर माध्य क्या होगा हमारा, समांतर माध्य हमारा होगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स के स्थान पर 50/16, 16 3 48, 2 0 16 का 16, 4 0 16 9 32, 16 25 3.125। आप देखिए ध्यान से, तीसरा का हल हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 10 है, और फिर 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40। यहाँ मध्यमान निकालना है। क्या निकालना है, मध्यमान, यानी मध्य बिंदु। 0 10 का मध्यमान होता है, इसको यक्ष बोलते हैं। इसको जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। 0 में 10 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 का भाग देंगे। 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 में 2 का भाग देंगे 15। 30 में 20 जोड़ेंगे 50, में 2 का भाग देंगे 25। 40 30 70 में 2 का भाग देंगे 35। क्या करना है, इसको जोड़कर भाग देना है। ठीक है, चलो, बारंबारता है। बारंबारता कितना है उसको हम लोग लिखते हैं 6 2 3 4, 6 2 3 4। यहाँ पे एक्स गुणे एफ निकालेंगे। 5 6 का 30, 15 दूना 30, 25 तिया 75, 35 दूना 70 दूना 140। ठीक, यहाँ सिग्मा एफ हो जाएगा 4 3 7 2 9 6 15, 6 2 8 3 11 4 15। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 7 4 11 3 14 3 17 1 2। ये क्या हो गया, सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, इसमें हम क्या किए, सबसे पहले वर्ग अंतराल है लिख लिए, फिर मध्य बिंदु निकाल लिए। 10 में 0 जोड़ेंगे, जोड़कर 2 से भाग। 20 10 30 में 2 का भाग 15, 30 20 50 में 2 का भाग 25, 40 30 70 में 2 का भाग 35। बारंबारता ये वाला पूरा लिख लिए, 6 2 3 4। फिर 5 6 का 30, 15 दूना 30, 25 तिया 75, 35 दूना 70 दूना 140। 5 7 4 11 3 4 3 17 8 1 1 1 2। समांतर माध्य बराबर होगा सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ 275/15। 15 एकम 15, 12 5, 15 8 120, 15 3 45, 18 3 3 आएगा।
तो यहाँ पे हम जो है समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात किए हैं, ठीक है।